इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। लेबॉर्ट्री के अंदर 3 फेजेस होती हैं, प्री एग्जामिनेशन फेज़, एग्जामिनेशन फेज़ एंड पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़। सो जो कंट्रोल मैकेनिज़म्स या जो कंट्रोल प्रोसीजर्स एग्जामिनेशन फेज़ के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल पे। सो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एनालिटिकल स्टेज में की जाती है, यानी कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ सैम्पल जो मशीनरी या जो पर्सन जो टेस्ट कर रहा होता है, सो वो जो स्टेज होती है उसे कहते हैं एनालिटिकल स्टेज। और उस स्टेप पे जो भी कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। सो आज का जो लेक्चर है वो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। सो व्हाट इज़ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल? दिस इज़ द डेफिनेशन। इट इज़ अ डेली प्रोसेस, ये डेली किया जाता है एंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स अंडरटेकन बाय द लेबॉर्ट्री स्टाफ। ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो लेबॉर्ट्री जो स्टाफ है वो परफॉर्म करता है फॉर द कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट मॉनिटरिंग ऑफ लेबॉर्ट्री वर्क, ताकि कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए, जो जहाँ जो मिस्टेक हुई उसको देख लिया जाए, और इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर द रिजल्ट्स आर रिलायबल इनफ टू बी रिलीज़। सो ताकि ये देखा जाए कि जो रिज़ल्ट्स हम भेजेंगे वो क्या रिलायबल हैं, कि वो क्या हमारा जो प्रोसीजर्स थे या हमारे जो मशीनरी है ये सब सिस्टम इतना रिलायबल है कि हम उससे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो हम रिलीज़ भी कर सकें। सो तमाम प्रोसीजर जो कि इस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। सो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सैंपल्स विद पेशेंट स्पेसिमन। अब इसमें होता ये है कि आप कंट्रोल सैंपल लेते हैं और उनको एनालाइज करते हैं पेशेंट सैंपल के साथ ही। पहले कंट्रोल आप लगाते हैं, उसके बाद पेशेंट का सैंपल लगाते हैं, देन एवेलुएटिंग द रिजल्ट स्टैटिस्टिकली टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल रन। फिर आप क्या करते हैं, फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कुछ स्टैट्स अप्लाई करते हैं और उसे डिटरमाइन करते हैं क्या हमारा जो रन है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल। दे आर यूज्ड टू एनालाइज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन परफॉर्मेंस ऑफ द एसे और एनालाइज़र। रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। सो इसको जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा एनालाइज़र है, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए भी ये प्रोसीजर किए जाते हैं। इफ़ द कंट्रोल इज़ इन रेंज, it is assumed that the reagent and analyzer are performing correctly and patient testing can begin। अगर तो जो हमारे कंट्रोल है वो रेंज के अंदर है, फिर हम जो है कहते हैं कि हमारा जो एनालाइज़र है वो ठीक है, reagent ठीक है, और हमने जो टेस्ट परफॉर्म किया है वो ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पेशेंट के सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। When control sample do not produce accurate and precise results, it can be assumed that any patient results obtained at the same time are also erroneous। यानी अगर तो कंट्रोल सैंपल ही एक्यूरेट एंड प्रोसेस रिज़ल्ट ना दे तो हम फिर कहते हैं कि जो पेशेंट का रिज़ल्ट हम आएगा वो भी गलत ही होगा। सो ये फ़्लो चार्ट है जिसमें पूरा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का एक फ़्लो चार्ट है। सबसे पहले इस्टेब्लिश प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़। आप कुछ प्रोसीजर बनाते हैं और कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही आप क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। सो फिर आप असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर आप जो जो प्रोसीजर बना रहे होते हैं, पॉलिसी बना रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि कौन है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकता है और इनके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज कर सकें। सेलेक्ट द क्यूसी मटेरियल्स। जब आपके पास पर्सनल जो आपके पास जो क्यूसी मटेरियल है वो भी आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस टाइप का होना चाहिए, कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। फिर इस्टेब्लिश द कंट्रोल रेंजेस। ये अगले आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि कंट्रोल रेंजेस जो हैं वो किस तरह से आप बनाते हैं। और फिर एलजे चार्ट डेवलप करते हैं। फिर एलजे चार्ट से जो वैल्यूज़ हैं उनको मॉनिटर करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ रेंज में हैं, कौन सी वैल्यूज़ आउट ऑफ रेंज हैं।
फिर अगर तो आउट ऑफ रेंज है तो आप इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेते हैं और फिर आप उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि इस डे पे ये हमारी ये वैल्यूज़ दी वो आउट ऑफ रेंज आई थी। ओके, सो आपने प्रोसेस डेवलप किए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की, आपने स्टाफ की ट्रेनिंग की, क्यूसी मटेरियल सेलेक्ट किया, इस्टेब्लिश कंट्रोल रेंजेस बनाई, एलजी चार्ट डेवलप किया, उनको मॉनिटर किया, फिर करेक्टिव एक्शन और फिर मेंटेन रिकॉर्ड्स की। अब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की प्रोडक्ट्स कैसी होनी चाहिए? पेशेंट लाइक मटेरियल, CSF, यूरिन और सीरम, यानी आप जो आपका पेशेंट का सैंपल है अगर वो तो सीरम है तो आपके जो कंट्रोल मटेरियल है वो भी सीरम जैसा ही होना चाहिए। आपका जो CSF है, यूरिन है या सीरम, अगर तो यूरिन का सैंपल है पेशेंट का तो जो कंट्रोल मटेरियल है वो भी यूरिन का ही बना चाहिए, उसका मैट्रिक्स भी यूरिन जैसा ही होना चाहिए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। क्वालिटेटिव के लिए अलग होती हैं, क्वांटिटेटिव के लिए अलग होती हैं। लाइफोलाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए, रेडी टू यूज़। आप बस उसको मिक्स करेंगे और आप वाटर से, डिस्टिल वाटर से, और वो रेडी हो जाएंगी। कमर्शियल और इन हाउस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल सोल्यूशन कहाँ से ले सकते हैं? कंट्रोल सोल्यूशन आप उन कंपनी से ले सकते हैं जो कि इसमें माहिर हैं, या फिर ऐसी कंपनी जो रिएजेंट्स बनाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, किट्स बनाती हैं, उनसे भी ले सकते हैं। और जो कंट्रोल मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर पास्ट में ह्यूमन सोर्सेज से बनाए जाते थे, बट अब उसकी क्योंकि रिस्क आ रहे हैं तो उसकी वजह से जो केटल्स हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। They can be obtained from manufacturer who specialize in the production of control materials, वो manufacturer जो specialize हैं control material के लिए, and often provided by the same companies who sell the reagent kits and instruments. In general, materials prepared from human sources have been preferred in the past. However, because of the potential biohazard risk today, bovine based control products have become more popular. So क्योंकि रिस्क बायोहैज़र्ड आ रहा है उसकी वजह से जो आप बोवाइन बेस यानी कैटल, बोवाइन कहते हैं कैटल को, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स मोर पॉपुलर हो रही हैं। अब आपने क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस कैसे करना चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए? सो लेवल ऑफ quality control applied in the laboratory varies according to the number of analytical runs and specimen analyzed per day. कि आप एक दिन में कितने सैंपल आप रन कर रहे हैं और उसी हिसाब से आप जो है वो क्वालिटी कंट्रोल भी उसी हिसाब से करेंगे। अब ये प्रोटोकॉल है, ये दिया गया है, इसमें क्या कहते हैं कि लेस देन 50 पर डे अगर आपका सैंपल हो तो आपने क्या करना है, 1 लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगाना है एक दफ़ा ही, यानी एक कंट्रोल का लेवल चाहे वो एबनॉर्मल कंट्रोल हो वो आपने एक दिन में ही लगाना है एक दफ़ा। अगर आपसे कि 50 to 100 आपका सैंपल हो तो आपने 2 लेवल ऑफ कंट्रोल आपने वंस लगाने हैं, यानी एक आपका होगा 2 आपके लेवल ऑफ कंट्रोल्स होंगे। और उसके अलावा अगर 100 से ज़्यादा हो गया सैंपल तो आपने 2 लेवल ऑफ कंट्रोल दिन में 2 टाइम्स लगाने हैं। सो ट्वाइस अ डे फॉर सच एनालाइट। ओके, 50 हुए तो 1 टाइम एक ही कंट्रोल, 50 to 100 हुए 2 लेवल ऑफ कंट्रोल एक दफ़ा, 100 हुए तो 2 लेवल ऑफ कंट्रोल 2 टाइम्स। सो क्वालिटी के कंट्रोल की कुछ ये खसूसियात हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहली खसूसियात है सिंपल टू यूज़। सिंपल टू यूज़ होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में और डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाएगा तो वो तैयार हो जाएगा। मेडिकल डिसीजन लिमिट का मतलब है कि उसके अंदर जो रेंजेस हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मेडिकल डिसीजन लिमिट तक होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ ऐसी, जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग में ना 30 तक जा सकती है ग्लूकोज के लेवल की लो वैल्यू। सो अगर 30 से होगी तो पेशेंट वो डेड कंसिडर होता है अगर उसकी ग्लूकोज लेवल 0 पे चली जाए इस तरह से। सो मेडिकल डिसीजन लिमिट में ये होता है कि ऐसी डिसीजन लिमिट्स जो कि एग्जिस्ट करती हों उसमें उतनी ही होनी चाहिए। फिर आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स होता है जैसे एक पेशेंट का सैंपल है, उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल है ग्लूकोज आपने टेस्ट करने के लिए आपके पास आया है, वो जो सैंपल है वो अब सीरम है। ओके, अब सीरम में ग्लूकोज
उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें प्रेजेंट होगी। सो ग्लूकोज के अलावा सारी चीज़ें उसका मैट्रिक्स कहलाएंगी। सो अब जब कंट्रोल का सैंपल बनाते हैं तो उसमें भी उसका और पेशेंट के सैंपल का मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। मीन्स कि जो कंट्रोल है उसमें भी वही सेम चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके पेशेंट के सैंपल में हो। इसी तरह अगर पेशेंट का सैंपल यूरिन है तो कंट्रोल है वो भी उसका भी सारी कंपोजिशन जो है वो यूरिन की जैसी ही होनी चाहिए। इस तरह CSF के लिए भी सेम चीज़ है। शेल्फ लाइफ एंड ओपन वायल स्टेबिलिटी, यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी या आप यानी अगर आप उसको स्टोरेज के लिए रख रहे हैं तो उसकी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एनालाइट होना चाहिए। जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसी जैसा ही उसी का कंट्रोल होना चाहिए। अब है आगे क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स। क्वांटिटेटिव प्रोसीजर्स में इन क्वांटिटेटिव प्रोसीजर कमर्शियली प्रिपेयर्ड कंट्रोल सीरा आर यूज्ड with patient sample to detect systematic analytical error and monitor precision। इसमें ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड आपके पास कंट्रोल सीरा होते हैं आप वो पेशेंट के साथ सैंपल के साथ यूज़ करते हैं और उनको लगाते हैं और फिर उनको आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट हैं, प्रिसाइज हैं, ठीक है या नहीं ठीक। प्रिपेयर एंड टेस्ट द मटीरियल daily for minimum of 20 consecutive working days, paying careful attention to instrument function। सो आपने क्या करना है, उस जो आप क्वालिटी मटेरियल लेकर आते हैं उसको आप जब प्रिपेयर करते हैं उतना ही प्रिपेयर करते हैं जितना आपने यूज़ करना होता है। आप प्रिपेयर करते हैं, फिर डेली आप अपने सैंपल साइज़ के हवाले से लगा रहे होते हैं। 2 लेवल ऑफ कंट्रोल भी लगा सकते हैं, 1 लेवल ऑफ कंट्रोल भी लगा सकते हैं। 20 डेज़ तक आप लगाएं, उसके बाद उसका एनालिसिस करें। At the end of the 20-day period of all the data is collected to calculate mean, SD and coefficient of variation। आप क्या करते हैं, फिर जो आपका कंट्रोल का डेटा आता है उसको फिर उसका क्या करते हैं, मीन, SD और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं और एक्सक्लूडिंग द डेटा नोन टू बी द रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड एक्सप्लेन एरर। ऐसे डेटा को एक्सक्लूड कर देते हैं जो कि जिसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हो। अब ये है हमारे पास एक चार्ट जिसके अंदर 7 दिनों का डेटा है। अब ये है लेवल 1 कंट्रोल, ये है लेवल 2 कंट्रोल। अब ये लेवल 1 है नॉर्मल कंट्रोल और लेवल 2 है एबनॉर्मल कंट्रोल। यानी कि नॉर्मल कंट्रोल मींस कि नॉर्मल रेंज, जैसे ये पोटाशियम का कंट्रोल है, पोटाशियम की नॉर्मल रेंज होती है 3.7 से 4.3 मिलीमोल पर लीटर। अब ये एक लेवल 1 कंट्रोल होगा वो नॉर्मल होगा, ओके। जो लेवल 2 होगा वो एबनॉर्मल कंट्रोल होगा, यानी इसकी रेंज होगी 6.7 से 7.3। अब इसको हम एबनॉर्मल हाई कंट्रोल भी कह सकते हैं। सो ये 2 कंट्रोल्स हैं, ओके। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही कंट्रोल लगाया जाता है, वो एबनॉर्मल कंट्रोल। समटाइम दोनों कंट्रोल लगाए जाते हैं आपके सैंपल साइज़ के हिसाब से। अगर आपका सैंपल साइज़ 50 है तो आप एक ही कंट्रोल लगाएंगे एक दिन में, जैसे आप लेवल 2 एक दिन में लगा लें और उसके बाद और फर्दर जो है आपका सैंपल साइज़ उसके हिसाब से कर लें। अब ये लेवल 1 की वैल्यूज़ हैं 7 दिनों की, ये लेवल 2 की वैल्यूज़ हैं 7 दिनों की। फिर ये हैं पेशेंट्स के रिजल्ट जो कि आए हैं। अब आप करते क्या हैं कि ये जो लेवल 1 और लेवल 2 हैं इनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं थ्रू LJ चार्ट। ये जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट कैन टेक वन ऑफ द सेवरल फॉर्म। अब इसमें आप क्या करते हैं, LJ चार्ट बनाते हैं, फिर उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं और फिर आप उस पर क्या करते हैं, मल्टी रूल्स जो जिन्हें वेस्ट गार्ड रूल्स हैं वो लगाकर आप चेक करते हैं कि आपके लेवल्स ठीक, आपके जो कंट्रोल हैं उनकी वैल्यूज़ ठीक हैं या गलत हैं। ऐसी क्या चीज़ें जो कि आपके सिस्टम में ख़राबी हो सकती है, उसमें इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी हो सकती है। अगर उसमें ख़राबी है तो आप क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, आप मैल फंक्शन देख कर उसको फिक्स करें। अगर आपके रिएजेंट में कोई मसला है, यानी प्रिपरेशन में, कंटेमिनेशन में या वॉल्यूम में, तो आप न्यू रिएजेंट्स बनाएं। अगर कोई टेक्निकल एरर है उसको ठीक करें और टेस्ट को रिपीट करें। अगर कोई स्पेसिमन ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो आप उसको न्यू कंट्रोल लगाएं। Thanks.